तो हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार है और आप देख रहे हैं कोड सोनी। तो आज की इस वीडियो में हम वो एपीआई कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में बनाई थी। तो इस एपीआई को आज हम रिएक्ट फ्रंट एंड के साथ जोड़ेंगे और लॉगिन यूआई वगैरह बनाएंगे। तो सबसे पहले ये रिपोजिटरी है गिटहब पे मेरे, तो इसे आप क्लोन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूआरएल ओपन कर लें, ठीक, और फिर इसको कॉपी कर लें यहाँ से। मैंने फ़ोल्डर बना रखा है ऑलरेडी। इसको हम फ़ोल्डर वाइज यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं, फिर बाद में ब्रांच वगैरह इसमें कर देंगे ताकि कोड एक्सेस करने में ईजी हो। फिलहाल हम इसको ऐसे ही कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कमांड चलाएंगे गिट क्लोन यूआरएल पेस्ट करा, फिर स्पेस डॉट से फिर ये यहीं पे बन जाएगा। अब यहाँ पे बन चुका है। तो पहले हम फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर एक बनाते हैं लॉगिन विद रिएक्ट। और इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं हम सर्वर, और दूसरा बनाएंगे हम क्लाइंट। तो सर्वर के अंदर हम पेस्ट करेंगे वो ये सारी जो फाइल है, कॉपी करा मैंने और इसके सर्वर के अंदर पेस्ट कर दिया। अब ये वाला फोल्डर हम वीएस कोड में ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पे सर्वर आ चुका है हमारा, पहले से सेटअप कर लेते हैं। cd सर्वर, फिर npm आई, इसे सारे पैकेज इंस्टॉल कर देगा। तो सारे पैकेज इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह आ जाएगा। तो अभी हम इसमें .env फाइल नहीं है तो ये चलेगी नहीं अभी। तो इसमें हम env फाइल बनाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाएंगे अगर आप, कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो आगे पूरे प्रोजेक्ट में सर्च हो जाएगा। process.env लिखा मैंने और अब मुझे पता चल गया कहाँ मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल की बनाई थी। तो मेरे इस प्रोजेक्ट में बस JWT के नाम से है, इसे मैंने कॉपी करा और env फाइल में की बनाएंगे हम। पिछली वीडियो की तरह नोड लिखा, कंसोल आ जाएगा, फिर क्रिप्टो को इंपोर्ट करेंगे। into 8, इससे हमारा रैंडम 128 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। इसे किया पेस्ट और हमारा सर्वर बिना किसी दिक्कत के चल जाना चाहिए। थोड़ा सा रुकते हैं, फेल टू कनेक्ट टीवी आ रहा है, एक सेकंड जैसे देखते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा, पिछली वीडियो के बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर दिया था इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाया। तो यूजुअली हम मोंगोडीबी का जो यूआरएल होता है इसे भी इनवी फाइल में रखते हैं, तो इसे हम रख लेते हैं इसमें, रखते हैं इसमें हम मोंगो यूआरएल। तो ये हमें मोंगोडीबी से डालना पड़ेगा। तो मैं साइन इन कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ से मोंगोडीबी का यूआरएल लाएंगे। तो अगर आपने मोंगोडीबी का यूआरएल का पासवर्ड भूल चुके हैं, यूज़र का पासवर्ड, तो आप यहाँ पर मोंगोडीबी में एटलस खोलें, नीचे से आएगा डेटाबेस एक्सेस, फिर यहाँ यूज़र के नेम आ जाएंगे जितने भी आपने यूज़र नेम बना रखे होंगे। फिर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें, पासवर्ड यहाँ पर सेलेक्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे एडिट पासवर्ड क्लिक करके ऑटो रीजनरेट कर दें, फिर ये पासवर्ड यहाँ पे आपका नया जनरेट हो जाएगा। इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, फिर यहाँ अपडेट यूज़र कर दें। ये हमारा नया पासवर्ड है और यूआरएल के लिए डेटाबेस में जाएं, कनेक्ट पे क्लिक करें, कंपास,
यूआरएल को कॉपी कर लें यहाँ से, और ये जो पासवर्ड है इसकी जगह ये लगा दें। तो हमारा कनेक्शन यूआरएल बन चुका है, हमने इसे यहाँ पेस्ट करा, सेव कर दिया, और अब यहाँ पे process.env.mongo URL और ऑथेंटिकेशन का नाम दूसरा बना लेते हैं, रिएक्ट लॉगिन विथ नोड, और दूसरा डीबी की नेम से बना दिया मैंने, सेव किया। अब यह कनेक्ट हो जाना चाहिए, कनेक्टेड हो गया। तो हमारा बैकएंड अच्छे से चल चुका है। वैसे इसमें एपीआई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा क्लाइंट से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम cd क्लाइंट, और यहाँ पे हम वीट से बनाएंगे अभी, npm create वीट एट लेटेस्ट। यहाँ डॉट लिखूंगा मैं क्योंकि मुझे क्लाइंट के अंदर बनाना है। यहाँ सेलेक्ट किया मैंने रिएक्ट, एरो ऊपर नीचे से हो जाएगा, सिलेक्ट किया रिएक्ट, और यहाँ पर मैं फ़िलहाल अभी जावास्क्रिप्ट कर लेता हूँ। SWC का मतलब है स्पीडी वेब कंपाइलर, इससे बस तेज़ कंपाइल होता है। npm फिर एक बार इंस्टॉल करना है, फिर डेव करना है। आप देख सकते हैं ये SWC है, ये रेस्ट बेस्ड कंपाइलर, तो ये काफ़ी फास्ट कंपाइल करता है जब हम सेव करते हैं सर्वर को, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो npm run dev, तो हमारा सर्वर चल चुका है फ्रंट एंड का, और हम MongoDB खुला रहने देते हैं, ब्राउज कलेक्शंस, और यहाँ देखो आप खुल चुका है, यहाँ कुछ आना, हाँ अब ठीक है। एक बार कनेक्ट हो गया तो इनने यहाँ पे कलेक्शन नेम बना दिया। तो अभी मैं इसे पुश कर देता हूँ। तो आज वाले वीडियो से हम एक चीज़ करेंगे प्रैक्टिस, कि जो भी हम कोड में करें वो गिटहब पे हम पुश करते रहें। थोड़ा थोड़ा भी कोड पुश करेंगे तो आप इस तरह ग्रीन डॉट्स कर सकते हैं अपने गिटहब पर। आप देख सकते हैं मैं पिछले साल से ज़्यादा एक्टिव हुआ हूँ वैसे गिटहब पर, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब बंदा ऑनलाइन प्रेजेंस बना रखा है उसने और गिटहब पर लगातार कोड पुश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रैंडम ही कोड पुश मार दो, मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बग फिक्स कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स बना के, तो इस तरह हम पुश कर सकते हैं। लोकल में सेव रखने का उसे फ़ायदा नहीं है, उसका कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। अगर हम गिटहब पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी सेव करते हैं तो उसका फ़ायदा पहुँचता है। तो अभी मैंने रिपोजिटरी बाहर वाले फ़ोल्डर को बनाया था, तो उस समय cmd ओपन कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ये वाला फ़ोल्डर है डॉट गिट के नाम से, तो cmd इसी में खोल लेता हूँ बस, और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो हम छोटे छोटे गिटहब की कमांड में देख लेंगे। अगर आपको गिटहब नहीं आता है तो बस आप फॉलो कर सकते हैं। गिट स्टेटस से पता चल जाएगा कि हमारा क्या फ़ाइल ऐड हुई, क्या फ़ाइल स्टेज है, क्या फ़ाइल हमने अपडेट नहीं करी गिटहब पर। तो रेड का मतलब आ रहा है कि ये गिटहब पर हमारे नहीं है, तो गिट्स ऐड डॉट करेंगे तो सारी फाइल ऐड कर देगा। और अभी पता ही क्या हुआ, इसे नोड मॉड्यूल फोल्डर भी ऐड कर दिया। तो हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो अभी जैसे हमारा नोड मॉड्यूल फोल्डर ऐड हो गया है, यहाँ पे कई बार 10,000 आ जाता है गिटहब पे जब VS कोड में हम ऐड करते हैं नोड मॉड्यूल फोल्डर। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो हम जो फाइल हमने ऐड करी है उसे रिमूव करेंगे, गिट रीसेट। अब हम गिट स्टेटस चेक करेंगे तो हमारा ये
रिमूव हो चुका है। अब पता क्या चला कि रिमूव हो गया। मैं एक बार फिर से ऐड करता हूँ गिट ऐड डॉट। अब देखो सारा ग्रीन आ गया। तो इसमें दिक्कत क्या हुई, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर कोई भी इंस्टॉल कर सकता है npm इंस्टॉल कमांड चला के, तो उसे हम पुश नहीं करते और काफ़ी हैवी कर देता है कोड को। तो इसलिए हम गिट रिसेट क्या करते हैं, प्रीवियस जो हमने स्टेजिंग एरिया में ऐड करी है फाइल, गिट ऐड डॉट कमांड को अंडू कर देता है, सिंपल गिट रिसेट। अब देखो रिमूव हो गया। तो इसे फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फोल्डर में डॉट गिट है, उसमें एक हम फाइल बनाएंगे, टेक्स्ट फाइल नहीं, डॉट गिट इग्नोर GIT अभी बन गई। इसे खोलेंगे, VS कोड में खुल गई क्योंकि मैं डिवाइड करके नोटपैड से भी खोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इस फाइल में लिखेंगे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। अब सेव करा, हमें काम बन जाना चाहिए। क्लियर कर देते हैं स्टेटस गिट ऐड डॉट। अब देखो हमारा गिट स्टेटस, एक भी नोड मॉड्यूल की फाइल नहीं है, सारे वो वाली फाइल है जो हम चाहिए। वैसे तो डॉट एन फाइल भी नहीं हम जाते, तो इसे हम फिर से रिसेट करेंगे क्योंकि डॉट एन फाइल में हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो हम इसमें डॉट env फाइल भी हम ऐड करेंगे, गिट स्टेटस गिट ऐड डॉट। अब देखो डॉट env फाइल भी नहीं है, बाकी सब ठीक है। फिर करेंगे गिट कमिट -m, फिर एक कमिट मैसेज, तो लॉग इन विद रिएक्ट फोल्डर। फिर करेंगे गिट पुश। अगर आपका ये यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि ये मैं रिपोजिटरी का ओनर हूँ, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी पड़ेगी कि गिट रिमोट रिमूव ओरिजिन, ये कमांड चलानी पड़ेगी आपको। मैं यहाँ पे नहीं चला रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे फिर सेटअप करना पड़ेगा। ये चलाने के बाद आपका ओरिजिन रिमूव हो जाएगा। फिर गिट रिमोट ऐड ओरिजिन स्पेस, फिर आपका जो गिटहब रिपोजिटरी का यूआरएल बनेगा, ये जो आपका यूआरएल है इसे कॉपी करा, पेस्ट डॉट गिट, ये कर दिया। फिर आपका ओरिजिन ऐड हो जाएगा। फिर आप अपनी रिपोजिटरी में से पेस्ट कर सकते हैं। ये तो मेरी रिपोजिटरी है, वैसे आप नए रिपोजिटरी बनाएंगे, फिर उसका रिपोजिटरी का जो यूआरएल आता है उसमें ऐड करना है। तो गिटहब का ज्ञान अभी बहुत हुआ, वापस आते हैं फ्रंट एंड पे। तो अभी हमारा क्या चल रहा था, फ्रंट एंड बन गया था। ओके, तो इसमें मैं स्टाइलिंग करूँगा टेलविंड से। वैसे तो सैड शेन भी यूज़ कर सकते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स वे में बनाने नहीं वाला, तो अभी बस फिर टेलविंड से कर लेते हैं। तो अभी हमने ये सब कर लिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से चलाने कमांड, नया टर्मिनल बनाएंगे, क्लाइंट में जाएंगे, ई कमांड जाएंगे, पेस्ट करेंगे, सीधा फॉलो करते रहना है इससे। तो टेलविंड से तो फॉल सारे इंस्टॉल करना। ये वाली कमांड चल गई, अब ये वाली नेक्स्ट। ये चल गई। अब ये टेलविंड कन्फिग वाली फाइल, ये इसमें पेस्ट करना है हमें, जो थर्ड वाला स्टेप है टेलविंड कन्फिग जो JS, इसमें गए, पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। इसे कॉपी करेंगे, हाँ इसमें आती है, उसमें नहीं आती है। नेक्स्ट JS में globals.css के नाम से आती है। तो इसमें हम index.css में सब हटा देंगे, ये पेस्ट करेंगे बस, और हमारा टेलविंड का काम हो गया। बस इसका इतना ही था।
ये थीम गड़बड़ हो गया तो सभी इग्नोर मारो। तो इसको उड़ा देते हैं अभी, यहाँ से सब कुछ उड़ा देते हैं। यहाँ लिखा बेसिक लो रैम, यहाँ अपडेट हो जाएगा। लोड करेंगे, नहीं चला टेलविंड तो रिस्टार्ट मार देंगे सर्वर। आप चल गया टेलविंड, मुझे कैसे पता चला? पैडिंग वगैरह हट गई, तो रिस्टार्ट कर सकते हैं हम आर दबा के। इसमें वीट वाले सर्वर में, नोड मोन वाले में आर एस है और वीट वाले में बस आर है, तो ये टाइप करके बस एंटर दबाना होता है। इसका हमारा काम हो गया। इसको हम रख लेते हैं फिलहाल सिटी क्लाइंट, या फिर इसे स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करना ज़्यादा सही। यहाँ पे एक बटन है विंडो सी, इसे स्प्लिट करा तो यहाँ पे 2 विंडो खुल जाएगी साइड साइड में। सिटी सर्वर, सर्वर वाले मैंने सर्वर खोल लिया। अगर मान लो कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो, मैं उस चीज़ के लिए आसान पड़ता है। और क्लाइंट वाले को भी स्प्लिट करूँगा, सिटी क्लाइंट। सिटी ज़रूर कर लेना, नहीं तो ये रूट डायरेक्टरी में आ जाता है, गड़बड़ हो जाए फिर उससे। तो हमारा नीचे नीचे ओपन है। फिलहाल हम सर्वर वाले फोल्डर ओपन करते हैं, क्लाइंट वाले पर काम करते हैं। ठीक है, रिडक्स इसमें सेटअप नहीं करते, रिडक्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। अभी हम इसमें राउटिंग वगैरह सेटअप करनी पड़ेगी, तो भी मज़ा आएगा। तो पहले करते हैं npm i react router dom। किया cls। तो राउटिंग सेटअप करना सिर्फ 2 स्टेप का काम है वैसे बेसिकली। ये main.jsx में है, यहाँ पे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम react router dom, और फिर इसे रैप कर देंगे ब्राउज़र राउटर ऐप कंपोनेंट को। यहाँ का काम हो गया, सेव किया, app.jsx में आए और यहाँ पर सबसे ऊपर इंपोर्ट मारेंगे हम routes from react router dom and routes and route। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर हटा देते हैं इसको और रखते हैं एक फ्रेगमेंट बस routes के नाम से, फिर route सेल्फ क्लोजिंग टैग, फिर यहाँ पे इसमें हम रखेंगे पाथ स्लैश क्योंकि होम पेज है, और फिर एलिमेंट, इसके अंदर कुछ भी हम रख देंगे होम पेज। एलिमेंट के अंदर हम कोई कंपोनेंट भी पास कर सकते हैं और JSX फ्रेगमेंट के अंदर HTML वगैरह भी। तो मैंने किया क्या, मैं बता देता हूँ सिंपल सा। पहले मैंने रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल करी, main.jsx में गया, ऐप कंपोनेंट को ब्राउज़र राउटर में रैप कर दिया जो कि मैंने इंपोर्ट करा था रिएक्ट राउटर डोम से। फिर मैं app.jsx में गया, राउट्स एंड राउट को रिएक्ट राउटर डोम से इंपोर्ट कर लिया। इसके अंदर सिंपली मैंने राउट्स का एक बनाया, मतलब सारे राउट्स इसके अंदर आएंगे। फिर एक राउट, उसका पाथ क्या होगा, उसके अंदर एलिमेंट कौन सा रेंडर होगा, सेल्फ क्लोजिंग। सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब होता है ऐसे, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर नहीं पता इस बारे में, तो कोई भी टैग शुरू होता है ऐसे और बंद होता है स्लैश लगा के। सेल्फ क्लोजिंग टैग कैसे होता है, रिएक्ट के अंदर ही होता है कि हम स्लैश में उसे बना दें, वो एक पे ख़त्म हो गया उसी पे एंड हो गया, तो ये एरर भी नहीं देता, ऐसे चल जाते हैं। ये हम ज़्यादातर कंपोनेंट्स में करते हैं और जो इस तरह के सिंगल एलिमेंट होते हैं। और राउट्स को हम ऐसे भी सेटअप कर सकते हैं वैसे, स्लैश को क्या। अब ऐसे करने का फ़ायदा क्या होगा, सब राउट बन सकते हैं यहाँ पे, वो मैं बाद में बता दूंगा। जैसे कि मान लो एडमिन यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर हमने राउट बनाया, राउट स्लैश यूजर्स सजेशन दे दिया इसने। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा राउट क्या बना,
एडमिन स्लैश यूजर्स बन गया। अब मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे बना। तो जैसे होम पेज खुला, ठीक है। तो एक राउट नॉर्मल ऐड कर देते हैं, बाद स्लैश एलिमेंट, यहाँ पर पेज, और जगह देते हैं एडमिन पेज। हो गया। अब देखो यहाँ पे खुल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्लैश नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पर। अब ठीक है। तो देखो यहाँ पे होम पेज खुला बिना किसी उसके। अब यहाँ एडमिन, तो एडमिन पेज। अब यहाँ स्लैश यूजर्स। अब ये खुला क्यों नहीं है, हमारे पास कुछ चेंज क्यों नहीं है, एडमिन पेज ही खुल रहा है। तो इस तरह के राउट्स में एक चीज़ होती है आउटलेट, रिएक्ट आउटलेट का ही होता है। तो आउटलेट हमने इंपोर्ट किया रिएक्ट आउटलेट से। अब ये इसी के बाद ये रेंडर हो जाएगा, मैंने बस फॉर्मेट किया है। तो हमने एलिमेंट अंदर पास कर रखा था ये एडमिन पेज खाली, अब हमने आउटलेट भी लिख दिया। तो अब जब भी स्लैश यूजर्स के पाथ में आएगा तो ये वाला एलिमेंट रेंडर हो जाएगा इस तरह से। अब देखो यहाँ रेंडर हो गया। तो ये हमारे पास है होम पेज। तो हम थोड़ा सा फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स के नाम से। हम एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाएंगे और हम एक पेजेस फोल्डर बनाएंगे। तो कंपोनेंट जो हर जगह यूज़ होंगे, जो बेसिकली जो हम काफ़ी जगह यूज़ करेंगे, हम कंपोनेंट पेज में लगाएंगे, और पेजेस में पेजेस रखेंगे, जैसे होम, साइन अप, साइन इन। इससे थोड़ा क्लीन रहेगा कोड। तो इसके अंदर बनाते हैं होम डॉट JSX RFC। सजेशंस के लिए इसमें एक होता है ये वाला एक्सटेंशन है, इंस्टॉल कर सकते हो RFC वगैरह के लिए। तो होम पेज में गए, ऐप डॉट जेएस में गए, यहाँ होम स्लैश सेल्फ क्लोजिंग लगाया मैंने। ठीक है, अब ये होम पेज रेंडर होगा, ये वाला राउट्स नहीं है हमारे पास। हो गया। तो अब हम एक फटाफट एक हेडर बनाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। तो मैं टेलविंड CSS का यूज़ करूँगा मैं, तो क्लास नेम पिक्सल और विथ फुल BG रखेंगे हम स्लेट डार्क बिल्कुल, टेक्स्ट वाइट। ठीक है, तो अब इसको हम राउट्स ऊपर ऐड करेंगे, मतलब कि यहाँ पर। तो अभी सभी राउट्स में आएगा, जूम कर रखा था मैंने, अब ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। P3 हेडिंग जस्टिफाई बिटवीन आइटम एंटर। ठीक है, इसको बनाते हैं हम H2 React log। ठीक है, फोल्ड, और इसको बनाते हैं टेक्स्ट एक्सेल। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इससे बोल्ड हो जाएगा। अभी ऐसा बन गया, सेंटर में नहीं आ रहा, और इसके लिए फ्लेक्स नहीं बनाया हमने, अब सेंटर में है। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं लिंक्स के लिए। तो ये कीवर्ड ले लेते हैं, अलाइन, फिर ए, फिर बटन ले लेते हैं।
तो इसको रखते हैं पहले लॉगिन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो टेलविंड की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। क्लास नेम ऐड करेंगे हम इसमें डिफ़ॉल्ट बटन। ठीक है, अब इस क्लास को हम टेलविंड में तो है नहीं है, तो हम index.css में जाएंगे, क्लास बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एट अप्लाई। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे क्लासेस जो हम यहाँ लिखेंगे वो टेलविंड की क्लासेस यहाँ पे स्पेस करके वो इस क्लास पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब जैसे कि दिखा दूँ मैं, बॉर्डर 2 और पैडिंग वाई में रखते हैं 4, एक्स में रखते हैं 2, बी रखते हैं ब्लू 100, ट्रांजिशन, और यहाँ पर रख लेते हैं हम फिलहाल अभी इतना कर देते हैं। और आप देख सकते हैं इस पर अप्लाई होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ एक क्लास बनाई यहाँ पे, और हमें पता है ये क्लास हम काफ़ी जगह यूज़ करने वाले हैं, मतलब सेम स्टाइलिंग। अगर हम डिज़ाइन लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे तो हमने फिर यहाँ क्लास बना दी डॉट एट अप्लाई, फिर यहाँ बना दिया एच फिट पी वाई ज़्यादा हो गया, 3 रखते हैं, उल्टा करते हैं और पी वाई। तो 1 कर देते हैं, बॉर्डर नहीं चाहिए हमें, टेस्टिंग के लिए था राउंडेड। ठीक, अब काफ़ी नॉर्मल सा बटन लग रहा है, तो एक होवर पे भी चेक करते हैं। होवर बीजी ब्लू 600। अब ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट बटन ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट की जगह प्राइमरी कर लेते हैं, प्राइमरी बटन ज़्यादा सही है। और यहाँ इसको कर देते हैं प्राइमरी बटन, प्राइमरी बटन। अब सिर्फ हमने यहाँ लिखा ये और हमने स्टाइल कर दिया। वैसे तो कोई अलाइन था, हमने किया दोनों को अलाइन में। ठीक है, अब उसको फ्लैक्स बनाते हैं, फ्लैक्स गैप 1। ठीक है, आ गया यहाँ पर। अब इसको हमें नेविगेट करना है, तो कॉन्स नेविगेट यूज नेविगेट एक हुक है रिएक्ट का, राउट रॉम का, ऐसे किया, फिर ऑन क्लिक, अंदर एक एरो फंक्शन पास, नेविगेट स्लैश हाइफन लॉगिन। अब देखो यहाँ क्या किया मैंने, ऑन क्लिक लगाया सबसे पहले। तो साइन अप वाला बटन है, तो इस पर क्लिक करने पे क्या होगा, ऑन क्लिक। ठीक है, फिर एक अंदर एक एरो फंक्शन पास करेंगे हम, ब्रैकेट एरो, फिर नेविगेट वाला जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया है इसको यूज़ करेंगे, अंदर आउट पास करेंगे साइन अप। तो अब ये कहीं नहीं आने वाला वैसे क्लिक करने पे, क्योंकि हमने पेज बनाई नहीं है। लॉगिन पे पहुंच गया, साइन अप पे पहुंच गया, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे क्लिक नेविगेट स्लैश पॉइंटर सेलेक्ट। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने क्या किया कि ये जो नाम है इस पर क्लिक करते होम पेज पे चला जाए, यहाँ पे होम आ गया, और मैंने टेलविंड क्लासेस से इसमें कर्सर पॉइंटर कर दिया, ये वाला जो पॉइंटर है उंगली, और सेलेक्ट नन, उससे क्या होगा, सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब जो टेक्स्ट सिलेक्शन कर पाता है ना वो नहीं कर पाएगा, जैसे ये नहीं हो पाएगा। तो हमारा हेडर बन चुका है थोड़ा सा बेसिक। अब हम लॉगिन पेजेस बनाते हैं।
उसके लिए पेजेस में जाते हैं, लॉगिन डॉट मैं TSX बनाने वाला था, RFC, तो क्लास नेम लॉगिन। अब इससे होगा क्या, मैं इसमें कोई क्लास नहीं ऐड करने वाला, अंडरस्कोर लॉगिन से, बस एक रेफरेंस के लिए कि मैं किस एलिमेंट पे काम कर रहा हूँ। तो एलिमेंट में पता नहीं चलता है किस एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, कभी कभी नेस्टेड एलिमेंट हो जाते हैं तो पता नहीं चल पाता। तो अब करेंगे हम पहले राउट सेटअप, स्लैश लॉगिन पर जाएगा लॉगिन वाला कंपोनेंट, और स्लैश साइनअप पर जाऊँगा साइनअप वाला, जो कि हमने अभी तक बनाया नहीं है, बना लेते हैं। RFC साइनअप, और इसे लास्ट में क्लिक करेंगे ना, अगर इसका देखो हमने इंपोर्ट नहीं करा अभी, एलिमेंट के बिल्कुल लास्ट में क्लिक करा, कंट्रोल स्पेस दबाया, इंपोर्ट पूछ लेगा। अगर इंपोर्ट नहीं पूछता तो फिर इसको फिक्स करने का आसान तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट P दबाया, रीलोड विंडो है, इस पर क्लिक करेगा, फिर सजेशन दिखा देगा। अगर तब भी नहीं दिखाता, ये जो साइनअप की जो फाइल है, डबल क्लिक करके ओपन कर दी इसे, ठीक है, डबल क्लिक करके यहाँ पे, फिर इसमें गए, फिर इस पे गए, यहाँ पे लास्ट में क्लिक करा, कंट्रोल स्पेस दबाया, तो यहाँ पे इंपोर्ट दिखा देगा। अभी मैंने कर रखा है इसलिए ऐसा दिखा रखा है। तो हमारे राउट चल गए होंगे। अब होम आ रहा है, होम, लॉगिन पे लॉगिन आ गया, साइनअप पे साइनअप आ गया, राउट सेटअप हो गए। अब कंट्रोल क्लिक करके इस पे जाएंगे, लॉगिन पेज पे काम करेंगे। तो इसकी जो विड्थ है, स्टाइलिंग करते पहले बेसिक, टेलरिंग क्लासेस से देख सकते हो तो आसान नहीं होती है। तो इसमें हम एच इसकी करेंगे कस्टम, नेट DVH 60 पिक्सल, VG नेट, थोड़ा डार्क करते हैं, अब ठीक है। तो अब देखो मैंने किया क्या है, यहाँ पे अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो टेलरिंग में क्या होता है कि देखो, इसे रहने देता हूँ फिलहाल, H हाइट के लिए होता है इसमें, और अगर हम ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं तो इसके अंदर हम कस्टम CSS क्लासेस लिख सकते हैं, मतलब कि कैलकुलेट करने वाली एक CSS प्रॉपर्टी होती है, उसमें 100 DVH मतलब कि डायनेमिक व्यू पोर्ट हाइट, ये पूरी जो पूरा डोम है, ये वाली जो हाईलाइट हो रहा है अभी, ये पूरी डोम है, ठीक है। ये 100 DVH माइनस बिना स्पेस के 60 पिक्सल, 60 पिक्सल है क्यों, क्योंकि मैंने हेडर की हाइट 60 पिक्सल रखी थी, यहाँ लिखा रहा है नीचे, ये देखो, ये टोटल मिला के 60 पिक्सल बना है हाइट, तो इसे मैंने 60 पिक्सल माइनस कर दी ताकि ये पेज फिट रहे और स्क्रॉल ना आए। अब देखो स्क्रॉल नहीं है और हमारा लॉगिन पेज की हाइट पूरी सेट हो गई। और अगर मैं H स्क्रीन करूँगा ना तो यहाँ पे स्क्रॉल आ गया है, तो इसलिए ऐसा किया मैंने। ओके, तो अब हम यहाँ पर रखेंगे, वैसे तो इसमें हम फॉर्म एलिमेंट के लिए एक रिएक्ट हुक फॉर्म एक लाइब्रेरी है वो यूज़ करते हैं, पर अभी इस वीडियो में हम सिंपल रख लेते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे वो शेड चेन के साथ बड़ा अच्छा काम करता है, शेड चेन एक UI लाइब्रेरी है। तो अभी फ़िलहाल हम फॉर्म में रखेंगे इनपुट, इनपुट को भी स्टाइल करना पड़ेगा, उसमें भी हम ग्लोबल वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे। तो इसमें हम रखते हैं इनपुट में हमें साइन अप वाला पेज है, लॉगिन वाला पेज है, तो हमें चाहिए ईमेल और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड टाइप, इसमें रखेंगे हम पासवर्ड, एक बटन बटन टाइप, सबमिट, लॉगिन, ठीक है। अभी हमारा गंदा दिखने वाला फॉर्म तैयार होगा, हाँ अभी तो बहुत गंदा दिख रहा है, तो इससे थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले इसको बीच में लाते हैं, फ्लेक्स, उसके बाद सेंटर, आइटम सेंटर,
ठीक है, इसको बॉर्डर बना देते हैं ताकि दिखे हमें कहाँ है भाई। बॉर्डर 2 ओके बन गया। P5 उसको बनाते हैं फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल गैप 2। ठीक है, प्लेस होल्डर बनाते हैं भाई। ये टेक्स्ट नहीं दिखा रहा तो इसमें हम ऐड करेंगे क्लास वाला टेक्स्ट ब्लैक। अब टेक्स्ट ब्लैक हो गया। ठीक है, तो इसको या तो हम ऐसे रहने दे सकते हैं या फिर थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदा दिख रहा है। इसके में प्राइमरी बटन तो क्लास बटन। ठीक है, तो आउटलाइनर P2 इतना अच्छा बहुत है। और इसको कर देते हैं, ये में ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट करा और ये हमारा बेसिक सा लॉगिन पेज बन गया था। इनको डाल देते हैं हेडिंग ताकि पता चले। लॉगिन पेज ये एक्सेल। ठीक है, हमारा लॉगिन पेज हो गया, थोड़ा स्टाइल बेसिक सा। और इसको करते हैं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड करने के बाद अब हम फॉर्म का एक फंक्शन बनाते हैं। कॉन्स्ट हैंडल सबमिट एसिंग फंक्शन हो गए। पैकेज बना देते हैं और ए हैंडल करने के लिए अभी हम पहले थोड़ा सा फ्रंट एंड बना लेते हैं, फिर बैक एंड से जब कनेक्ट करेंगे तो मैं एक छोटी ट्रिक बताऊंगा, उससे आसान हो जाता है एरे हैंडलिंग करना। तो अभी फ़िलहाल हम ट्राई ब्लॉक में तो कुछ नहीं कर रहे। फ़िलहाल इसको हम यहाँ ई पास करेंगे, ई डॉट डिफ़ॉल्ट ये कर देंगे ताकि हमारा फॉर्म सबमिट करने पे रिलोड ना हो। और इसमें फॉर्म में यहाँ जहाँ ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है ऑन सबमिट और यहाँ हैंडल सबमिट फंक्शन पास कर देंगे। ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ के लिए क्या वैल्यूज़ आएंगी, तो इसमें एक छोटी सी रिएक्ट की ट्रिक बताता हूँ ताकि हर एक के लिए लंबा चौड़ा ना पड़े। तो इसमें हम करेंगे कॉन्स्ट लॉगिन डेटा सेट, लॉगिन डेटा लॉगिन इनपुट करते हैं, लॉगिन इनपुट सेट लॉगिन इनपुट यूज स्टेट हुक यूज़ करेंगे हम। और इसमें हम डिफ़ॉल्ट जो है वो ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉन्स्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो इसमें हम नेम ऐड करेंगे सबसे पहले, तो इसके लिए नेम करेंगे। नेम इनपुट एलिमेंट में होता है, नेम प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें करेंगे ईमेल, ईमेल वाले में, और पासवर्ड करेंगे पासवर्ड। ठीक है, अब इसी नाम से करना है, ये जो नेम में रखा है हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में। डिफ़ॉल्ट में तो खाली रहेगा पासवर्ड डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इसमें पास कर देंगे। अब इससे हुआ क्या, एक ही यूज स्टेट से हमारे दोनों के इनपुट हैंडल होंगे। तो अब ये होगा कैसे, एक मिनट दिखाते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू में अब यहाँ करेंगे हम लॉगिन इनपुट डॉट, देखो यहाँ डॉट में दिखा रहा है
ईमेल कर दिया हमने इसका वैल्यू में, ईमेल वाले में लॉगिन इनपुट डॉट ईमेल। यूज स्टेट वाला पास करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वाला पास नहीं करना, ठीक है। और यहाँ लॉगिन इनपुट पासवर्ड। अभी होगा क्या, हम वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे इसकी। देखो मैं लिख रहा हूँ, अभी दबा रहा हूँ कीबोर्ड पर कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने ऑन चेंज लगाया नहीं है। अभी यहाँ एरर भी टपका होगा है, देखो। तो अब इसको करने के लिए ऑन चेंज करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल ऑन चेंज, इसको भी इसमें डाल देते हैं और हैंडल ऑन चेंज के नाम का फंक्शन बनाते हैं। ये सिंग फंक्शन की जरूरत नहीं है, तो उसमें होगा क्या, ई उसको पास करेंगे ही करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या हम, गेट लॉगिन इनपुट, तो प्रेव वैल्यू प्रीवियस वैल्यू, फिर इसके अंदर एक एरो फंक्शन पास करेंगे। दो भी थोड़ा अजीब लग रहा है, तो फिर ऐसे ऐसे रहने देते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने। अब इसमें हम रे वैल्यू कोमा, जो ये वैल्यू है उसको तो स्प्रेड करेंगे ही करेंगे, और फिर उसमें रिटर्न लगा लें, गड़बड़ दे रहा है, पूरा लिखते हैं शायद तभी इसमें एरर दिखा रहा है। तो इसमें हम लेंगे एक ब्रैकेट ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो थोड़ी देर देखने के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ पे एक दिक्कत क्या है। तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। रिटर्न स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे हम, पैरेंथेसिस, फिर लास्ट में इसे बंद कर देंगे और रिटर्न कर देगा। तो ये काम कैसे करता है, और अगर किसी को 1% भी समझ में ना आया तो मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ कि काम कैसे करता है और सिंटैक्स क्या है। तो इसे मैंने फिलहाल कमेंट कर दिया, फिर से बनाते हैं। सेट लॉगिन इनपुट, जो यूज स्टेट से हमें हुक मिला था, मतलब ये फंक्शन मिला था यूज स्टेट से, ठीक है। अब ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है इसे हम ऑब्जेक्ट में ही चेंज करेंगे, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने ऊपर बनाया ऑब्जेक्ट जिसमें ईमेल और पासवर्ड है। अब हमें एक ही हुक से, मतलब एक ही फंक्शन से दोनों की वैल्यू अपडेट करनी है, जब जिसमें जोन सा वैल्यू रिसीव हो। मतलब कि इसके अंदर एक फंक्शन पास करेंगे जिसमें प्रीवियस वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये रिएक्ट के यूज स्टेट हुक में होता है, प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। फिर इस एरो फंक्शन में हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न के लिए यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे सबसे पहले, तो ये ऑटोमेटिक रिटर्न कर देगा। अब हमें रिटर्न क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है हमें, ठीक है। अब इसमें हम जितनी भी प्रीवियस वैल्यूज हैं, 3 डॉट लगाएंगे, प्रीवियस वैल्यू सारी हमने इसमें क्या करा, इसकी जितनी भी प्रीवियस वैल्यू थी, मतलब खाली है तो ये खाली रिटर्न हो गया। ये तो इसने उठा ही ली, मतलब पुरानी जितनी भी खाली वैल्यूज थी इन्हें उठा ली। अब उसको करना क्या है रिटर्न में, ऑन चेंज पे होगा क्या, ऑन चेंज का जो फंक्शन है। अब ऑन चेंज के बाद इसमें करना क्या है हमें, कि जोन से भी फील्ड से हमें अपडेट आया, ईमेल वाली फील्ड से, टेक्स्ट फील्ड से, मतलब कि ईमेल वाली टेक्स्ट फील्ड है और पासवर्ड वाली टेक्स्ट फील्ड है, जिससे भी अपडेट आए उसी में ऑब्जेक्ट में अपडेट होना है। तो उसके लिए हम करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट नेम। डॉट नेम कहाँ से आया, ये हमारा ई डॉट टारगेट डॉट नेम ये बन जाएगा, और ये प्रॉपर्टी हो जाएगी ईमेल। ईमेल यानी कि इसमें अपडेट करेगा ये, ठीक है। अब उस ईमेल में करेगा क्या है ये, तो हम कॉलन लगाएंगे यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उसी टारगेट का नेम के कोरस्पॉन्डिंग में उसकी वैल्यू ले लेगा, ठीक है। अब एक काम कैसे करें मैं दिखाता हूँ। अब जब भी ऑन चेंज होगा तो कंसोल लॉग मारते हैं, लॉग इन इनपुट, ठीक है। तो अब देखते हैं कंसोल क्या होता है।
ईमेल में आपने अपडेट किया 1 2 3 ओह स्पेलिंग गड़बड़ टारगेट क्लियर करते हैं फिर से 1 2 3 अब देखो ईमेल में ही अपडेट आया ये एक वैल्यू पीछे रहता है यूज स्टेट ऐसे काम करता है @gmail.com अगर मैं इसे कंसोल करूँगा तो ये पूरा ही दिखाएगा मैंने कंसोल अपडेट करने के बाद इसे प्रिंट कर रहा है इसलिए अब मैं पासवर्ड में अपडेट करूँगा तो ये रहेगा ईमेल की वैल्यू ठीक है यहाँ पे आ गया तो इस तरह काम कर रहा है इससे थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है और थोड़ा ऑप्टिमाइज वे भी है तो अभी हमारे पास एक ही यूज़ डेट हुक से दोनों की वैल्यू हैंडल हो गई अब इसी तरह फटाफट एक साइन अप पेज बना देते हैं सेम लॉजिक यूज़ करूँगा कॉपी पेस्ट मारूंगा उसको ठीक है तो कर लेते हैं तो हमारा साइन अप पेज ये रहा तो इसमें फंक्शन कॉपी कर लेते हैं पहले यूज़र नेम भी रहेगा और इसमें यूज़ डेट sign up input use state same default values पास करेंगे और इसके अंदर ये हैंडल सबमिट और ये पास करेंगे ठीक है और अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि ये मैंने बाहर रखा फंक्शन के और ये मैंने अंदर रखे ऐसा क्यों क्योंकि ये एलिमेंट जो है ना फॉर्म वाले अब देखो ये जो फॉर्म वाला एलिमेंट है इस फंक्शन के अंदर अगर मैं इसे बाहर रखूँगा तो एरर देगा और ये हुक यूज़ कर रहा है तो इसलिए हम अंदर रखेंगे हुक हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं ये सिर्फ एक स्टैटिक वैल्यू तो इसे बाहर रख सकते हैं तो इसको हम फॉरम भी ले लेते हैं फॉरम 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 लॉगिन जिधर भी है साइन अप बना दो साइन अप इनपुट साइन अप इनपुट ठीक है इसमें एक यूज़र नेम फील्ड भी रहेगा तो यूज़र नेम बनाते हैं यूज़र नेम और ईमेल वाली फील्ड को एक काम करते हैं टेक्स्ट की जगह ईमेल बनाते हैं उसे वो थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करता है अपने अंदर ओके तो ये टेक्स्ट हो गया इनपुट ईमेल में ईमेल यूज़र नेम पासवर्ड पासवर्ड तो दैट शुड एक सेकंड अब ये साइन अप इनपुट मिल जाएगा दैट साइन अप इनपुट अब ठीक है तो ये गया हमारा साइन अप पेज ये देखो हमारा बन गया ओह ये छोटा रहेगा एक सेकंड यो इसको ऊपर रखते हैं फॉर्मेट करते हैं और हमारा साइन अप पे बन गया ओके तो हमने काफ़ी चेंजेस कर लिया अब थोड़ा गिटहब पे पुश कर दे अब देखो गिट स्टेटस ये सब रेड रेड आ रहा है तो मतलब हमने अपडेट नहीं करा गिट ऐड डॉट commit -m edit login and sign up पेज आप ये मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं ताकि आपका गिटहब पे भी कमेंट चला जाए अपनी रिपोजिटरी बना के गिट पुश तो ये पुश चला गया होगा या ठीक है यहाँ पर आ रहा है
ये वाली रिपॉजिटरी आप भी यूज़ कर सकते हैं और इसको यहाँ पे स्टार भी कर दें। कोड पुश करने के बाद वापस आते हैं इस पे और हम मेन काम शुरू करते हैं, बैकएंड से कनेक्ट करना। तो फिलहाल हम इंसोम्निया में जाते हैं। फर्स्ट ये हमने उस दिन बनाई थी लॉगिन साइन अप एपीआई। डेटाबेस हम दूसरा यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम इंसोम्निया से साइन अप करते हैं और उससे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने इस नाम से बना रखा है 12356 पासवर्ड, साइन अप किया तो ये बन चुका है हमारा। ठीक है, तो हम लॉगिन वाला करते हैं। साइन अप वाला थोड़ा सा लंबा पड़ेगा तो इसलिए हम पहले लॉगिन करते हैं। इसे मैंने साइन अप करा उससे पहले इंसोम्निया से। तो लॉगिन वाले पेज पे आ गए हम कंपोनेंट पे और हम फ्रंट एंड में इंस्टॉल करेंगे एक्सियोस। इससे आसान रहता है रिक्वेस्ट करना। तो npm i एक्सियोस। ओके, तो अब इसमें src में फोल्डर बना लो यूटिल्स। ठीक है, इसमें बना लो handle error.js, खाली jsx नहीं। ठीक है, const export const handle error console.log error.response। क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब एरर एग्जिस्ट करता हो तब दिखाया है। रिस्पॉन्स कर लेते हैं फिलहाल हम, और इसको हम बाद में इंप्रूव करेंगे अभी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें बार बार ट्राई कैच ब्लॉक में, या तो हम यहाँ पे टोस्ट भी लगा सकते हैं, एरर वाले टोस्ट हो गए। हमें हर बार टोस्ट नहीं हैंडल करना पड़ेगा ना। तो इसको हम कंपोनेंट्स आते हैं, पेजेस। क्या तो तो हैंडल सबमिट वाला जो फंक्शन है उसमें मेन ही काम करना है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, जब फॉर्म सबमिट हो तो हमारे पास सारे इनपुट की वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो सीधी बात, तो हम यूज स्टेट से हैंडल कर पाएंगे लॉगिन इनपुट। ठीक है ना। अभी फिलहाल सबमिट करते हैं, लॉगिन कंसोल करते हैं, मतलब वैल्यू जो हमारी इनपुट की है लॉगिन पेज पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, कॉपी पेस्ट आ देते हैं। ये कॉपी पासवर्ड, सुपर सिक्योर पासवर्ड 123456। ठीक है, लॉगिन किया। अब देखो ऑन चीज़ पर रहता हूँ फिलहाल मैं। अब सिर्फ सबमिट पाएगी, सबमिट के आगे ऑन चेंज पर नहीं आ रहा। ठीक, तो अब हमारे पास आ गया। तो अब इसके बाद कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एक्सियोस। इंपोर्ट नहीं मारा, लोड करते हैं विंडो, फिर नो इंपोर्ट। ओके, कोई बात नहीं, मैं नो इंपोर्ट कर लेते हैं। एक्सियोस डॉट, ओके डायरेक्ट इंपोर्ट है डॉट। ओके, तो अब यहाँ पर हमें पोस्ट करना है। पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई थी हमने कल, तो हमें पोस्ट किस पे करना है, लॉगिन वाला यूआरएल, ये वाला। अब देखो हमारे सामने 2-3 एरर आने वाले हैं, उन सब एरर को एक एक करके ठीक करेंगे हम। ठीक है, ये ऐसे तो चलने नहीं वाला इतने आसानी से। तो अभी हम क्या करेंगे, फिलहाल हम इसको भेज के देखते हैं और देखते हैं कि आता क्या है। रेस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, क्लियर करा मैंने कंसोल। लॉगिन डेटा हमारे पास, अब देखो क्या आने वाला है। पहली बात तो हमारे पास बहुत सारे एरर आ गए। ठीक है, मेन एरर आया हमारा कोर्स एरर, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट ब्लॉक। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि हमारा बैकएंड जो होता है नॉर्मली सभी यूआरएल्स को अलो नहीं करता कि वो रिक्वेस्ट भेज पाए। तो उसको फिक्स करने के लिए अब हम बैकएंड में जाएंगे। हमारा बैकएंड, ये रहा बैकएंड।
index.js, इसमें इंस्टॉल करेंगे हम कोर्स npm i कोर्स स्टार्ट ऑन दो। हो गया। अब फिर .env के बाद course तो इंपोर्ट करने के बाद अभी एक मिडिलवेयर बन गया, तो मिडिलवेयर ही है वैसे। .use course, अंदर हमने कोर्स फंक्शन पास कर दिया, फिर इसके अंदर हम origin और origin को ऐड करेंगे, मतलब जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, मेनली ये वाला को बैठाएंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है, बिना स्लैश के। और हम यहाँ पे कुकीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो क्रेडेंशियल्स में प्रो करना पड़ेगा, कुकीज़ यूज़ कर रहे हैं हम इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे इस फ्रंट एंड से कोर्स रिक्वेस्ट अलो हो गई क्रेडेंशियल के साथ, मतलब कुकीज़ आ जा सकती हैं। और अब हम जाएंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये अभी भी काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्सियोस पर गए, ऊपर जहाँ हमने एक्सियोस इंपोर्ट कर रखा है, एक्सियोस डॉट डिफॉल्ट्स डॉट विद क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे हम सेट, ठीक है। और अब यहाँ पर सेकंड में हम पास करेंगे जो हमारा इनपुट डाटा है। तो हमारा इनपुट डाटा क्या है, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल गया हमारा लॉगिन पुट डॉट ईमेल, पासवर्ड है लॉगिन इनपुट डॉट पासवर्ड, ठीक है। अब हमारे से कंसोल लॉग कर देंगे। तो हमने बेसिकली किया क्या, पहले तो कोड सारा लॉग किया, रिक्वायर किया, ऐप डॉट यूज़ किया, और हमने फ्रंट एंड को लॉग कर दिया क्रेडेंशियल्स के साथ ट्रू। फिर हम वापस फ्रंट एंड में गए, एक्सियोस में यहाँ पे क्रेडेंशियल्स ट्रू कर दिया ऊपर, फिर यहाँ पे हमने इनपुट डाटा पास कर दिया ऑब्जेक्ट लगा के, जो हमारा लॉगिन वाला पोस्ट यूआरएल था, ठीक है। और अब ये काम कर जाएगा, और आप देख सकते हैं हमारे पास JWT टोकन आ गया और यूज़र भी आ गया। तो एक चीज़ और देखो, हमारे पास कुकीज़ भी आ गए। तो मैं कुकीज़ क्लियर करूँ, फिर लॉगिन करूँ, तो देखो टोकन में कुकीज़ सेट हो गया अपना। तो ये लॉगिन हमने सेट किया था कुकीज़ में। अब हमें हेडर में लोकल स्टोरेज में सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक स्टोर हो गया, देखो, है ना। तो ये फ़ायदा होता है कुकीज़ का। और हमने विद क्रेडेंशियल ट्रू कर रखा, तो हमें हर बार हेडर में सेंड करने की जरूरत नहीं है, बस जहाँ हमने एक्सेस इंपोर्ट करा विद क्रेडेंशियल्स ट्रू कर दिया, बस हो गया। तो अभी हमारा फ़ायदा क्या होगा लॉगिन करने के बाद, तो इसमें हम एक चीज़ करते हैं, वेट कर लेते हैं बस खाली, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है। एरर होगा तो हैंडल एरर वाला क्यों नहीं दिखा रहा है, दिखाया, एरर पास करेंगे और उसको हम जानबूझ के गलत भेजेंगे ताकि एरर वाली फाइल हम कर पाएँ। अब कंसोल देखना, तो कंसोल डॉट लॉग वाले जो एरर वाला लगाया था हमने वो ये है। अब इसमें अंदर गए और यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज,
ओके, क्योंकि ये ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं है, सिली मिस्टेक। हैंडल एरर के अंदर एरर पास करेंगे। तो अगर हम अब गलत डिटेल पास करेंगे तो यूज़र नॉट फाउंड आ गया सीधा यहाँ पे। तो हमारे पास ये आ गया। जब भी हमारे पास एरर वाला जो ब्लॉक होगा उसमें हैंडल एरर में एरर पास कर देंगे। तो इसी के अंदर हम रीडायरेक्शन लगा सकते थे फंक्शन के अंदर, और या टोस्ट लगा सकते हैं, तो इजी पड़ता है इस तरह से। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, एक लाइब्रेरी है रिएक्ट टोस्टिफाई, इस तरह के टोस्ट का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसे एरर मैसेज वगैरह अच्छे लगते हैं। तो क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल कर लिया। अब इसको सेटअप करने के लिए यहाँ टोस्ट कंटेनर, तो इस तरह से दिखेगा ये। टॉप राइट कर लेते हैं और थीम डार्क, टाइप डिफॉल्ट, बॉटम सेंटर। ठीक है, टोस्ट कंटेनर वाली जो फाइल है, अब इसे गए, इसे कॉपी कर लिया और ऐप डॉट जेएसएक्स में गए, ऊपर बिल्कुल ही ऊपर ही पेस्ट मार लिया इसको। ट्रांजिशन हटा देंगे हम, हमारे पास अब इंपोर्ट नहीं हो। और फिर से यहाँ से कंट्रोल स्पेस दबा के इंपोर्ट कर लेंगे। अगर नहीं करता तो मैनुअल कर लेंगे। कंटेनर फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई, ठीक है, कोई एरर नहीं आना चाहिए। यप। तो अब जैसे एरर वाला होगा, टोस्ट डॉट एरर वाला, इसमें गए, पेस्ट करा, सेव किया। तो अब कुछ गलत भेजते हैं। तो अब मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भेजी और ये ऐसा, ओ इसको CSS पे इंपोर्ट करनी पड़ती है। 1 मिनट, CSS वाली फाइल ये रही, ये गया। इसके बाद हमने CSS भी इंपोर्ट कर लिया। ये इसका npm docs भी है सेटअप करना, सिंपल इसे भी सेटअप कर सकते हैं। और फिर यहाँ कंट्रोल स्पेस दबा के सजेशन कर सकते हैं हम, कोई ज़रूरी नहीं है। और कस्टमाइज़ करना है तो ये वाली वेबसाइट है इसकी, गिटहब पेजेस वाली। ओके, तो अब हम गए और अब देखो टोस्ट आ गया, यूज़र नॉट फाउंड है। तो अब साइनअप पेज पे काम करते हैं। साइनअप पेज पे सिमिलर काम है। साइनअप पेज पे गए और यहाँ सबसे पहले तो ये 2-3 इंपोर्ट्स हैं वो कर लेते हैं, और हैंडल एरर में ये कर लेते हैं। और जो पोस्ट साइनअप वाला जो राउट है हमारा ये है, ठीक है। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करेंगे हम, ईमेल साइनअप डॉट ईमेल, पासवर्ड साइनअप डॉट पासवर्ड, यूजर नेम साइनअप डॉट यूजर नेम, रेस्पॉन्स डॉट डेटा, एग्जिस्टमेंट डॉट डेटा करके रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो साइन अप करने के बाद सिंपल हम रिस्पॉन्स लेंगे, कंसोल करेंगे, मतलब बता देते हैं। और अब देखते हैं साइन अप पेज पे क्या होता है। उसे बनाते हैं हम 1 ईमेल
com 456 3 4 5 6 साइन अप और हमारे पास यूज़र आ गया बन के। अगर हम दोबारा बनाएंगे तो देखो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये एरर इसने ऑटोमेटिक हैंडल कर लिया क्योंकि हैंडल एरर वाले फंक्शन में हमने टोस्ट लगा देता। ठीक है, और सक्सेसफुल बनने के बाद भी हम लगा देते हैं यहाँ पे, अब वेट ले लेते हैं, टोस्ट डॉट सक्सेस यूज़र सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब नया यूज़र बनाते हैं, कोडसोनी 2 साइन अप यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अब हमारा कुकीज़ तो थे हमारे, साइन अप के पास सेव नहीं कर रखे हमने। लॉगिन करेंगे, अच्छा हमने वो हटा दिया था यहाँ पर, इसलिए वो एरर आ रहा है, तो इसको हम बना देते हैं। ठीक हो गया, लॉगिन किया और हमारा टोकन सेट हो गया। एक सेकंड दोबारा दिखाता हूँ, टोकन सेट हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट ये तैयार हो गया है। अब हम रीडायरेक्ट हैंडल कर लेते हैं इसको। रीडायरेक्ट कैसे हैंडल होगा, तो एक काम करते हैं, एक एपीआई बना लेते हैं पहले। तो अब हम थोड़ी सी बैकएंड एपीआई को इम्प्रूव कर लेते हैं ताकि हम फ्रंट एंड में उसका यूज़र का लॉगिन के हिसाब से डेटा ले पाए। तो हम सबसे पहले जाते हैं सर्वर में, क्लाइंट को भी बंद कर देते हैं, सर्वर में जाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं मिडिल वेयर्स से बनाते हैं एक फाइल वेरीफाई टोकन डॉट जेएस। ठीक है, अब ऐसा बनाते हैं हम कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वेरीफाई टोकन एसिंग फंक्शन। ठीक है, अब इसमें JWT चाहिए हमें वेरीफाई करने के लिए, तो कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन। ठीक है, पहले हमें कुकी से टोकन लेना पड़ेगा, हेडर से लेना तो आसान था, कुकी से लेने की इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। सबसे पहले तो एक मिडिल वेयर है, तो रेक रेस और नेक्स्ट नाम का एक से फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो हम इंस्टॉल करते हैं पहले सर्वर वाला, कहाँ गया ये रहा सर्वर, npm i कुकी पार्सर PWKI पार्सर। ये पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया, ये वाला। ठीक है, अब index.js में जाएंगे और मिडिल वेयर में जाएंगे, app.use कुकी पार्सर फंक्शन कॉल कर देंगे, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, express.json के बाद इसे मिडिल वेयर कर दिया कुकी पार्सर। और फिर अभी मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, टोकन इज इक्वल टू रेक डॉट कुकीज़ रिटर्न एस डॉट सेंड टोकन। फिलहाल हम ये कर देते हैं और राउट्स बना लेते हैं हम। यूज़र ऑथ की जगह से यूज़र राउट्स भी किया जा सकता था, तो फिलहाल अभी से ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम एक करते हैं, एपीआई बनाते हैं, यहाँ पे करते हैं माई डिटेल्स के नाम से बना देते हैं, माई डिटेल्स और कंट्रोल में यूज़र ऑथ कंट्रोल में बना लेते हैं, spot डॉट माई डिटेल्स टू एसिंक रस ट्राई कैच बंद कर लेते हैं, स्टेटस
my details 200 डॉट सेंड टेस्ट। ओके, अगर ये अभी समझ में नहीं आ रहा तो मैं 2 मिनट में अभी समझा देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं एक टेस्ट राउट बना रहा हूँ जिसमें अभी सिर्फ डेमो डिटेल्स है, और इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद मिडिलवेयर यहाँ पे मेन फंक्शन से पहले लगेगा, ठीक है। राउट एक तरह का बंच ऑफ मिडिलवेयर पास करता है यहाँ पे, जैसे कि वेरीफाई टोकन है तो हमने यहाँ पे इसे कर दिया पोस्ट। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम एक और मिडिलवेयर लगा सकते हैं, जैसे कि सेकंड मिडिलवेयर। यहाँ पे हम जितने चाहे उतने मिडिलवेयर लगा सकते हैं मेन फंक्शन से पहले। सारे मिडिलवेयर्स में अंदर एक नेक्स्ट फंक्शन होता है, ये वाला नेक्स्ट, तभी ये अगले मिडिलवेयर में या फिर जो मेन हमारा फंक्शन होगा उसमें जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें नेक्स्ट यूज़ नहीं किया है ताकि हम यहाँ पे कुकी में आपको दिखा सकूँ। तो मैंने सेव किया, अभी ये क्रैश दिखा रहा है कुछ। ओके, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत सिंटैक्स यूज़ कर दिया, स्पोर्ट्स डॉट। और अब यहाँ पर ये सही हो गया होगा, हाँ सही हो गया। और अब यहाँ पर इन सामने में आते हैं, पहले तो लॉग आउट करते हैं, हमारी कुकी गई, लॉगिन करते हैं, हमारी कुकी आ गई। और अब यहाँ पे करते हैं गेट माई डिटेल्स के नाम से, और ये है हमारा राउट यूज़र डॉट माई डिटेल। इसको एक गेट राउट रख देते हैं क्योंकि हम यूज़र डिटेल ले रहे हैं, तो गेट, और यहाँ करते हैं गेट। और अब देखो हमारे पास टोकन आ चुका है। टोकन आया कहाँ से, हमारे पास गेट वाले राउट में। वेरीफाई टोकन में जाते हैं और देखो मैंने टोकन को रिलीज़ कर दिया, मतलब गेट कर लिया रैक डॉट कुकीज़ से। ये तभी काम करेगा जब हमने यहाँ कुकी पार्सर यूज़ किया हो इंडेक्स डॉट जेएस में। तो रैक डॉट कुकीज़ डॉट टोकन के, तो अब हमने सेंड किया। अब देखो हमारे पास सीधा टोकन आ गया, ठीक है। और अब हम अगर इधर जाते हैं तो हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब लगाएंगे हम ट्राई कैच की। यहाँ पे वैसे ज़रूरत भी नहीं है, हम JWT वाले मेथड से भी कर सकते हैं, कॉल बैक वाले मेथड से। तो हम यूज़ करेंगे सीधा JWT डॉट वेरीफाई। अब वेरीफाई में क्या लेगा, सबसे पहले लेगा टोकन, ठीक है, टोकन ले लिया। अब दूसरा क्या लेगा, ये सीक्रेट और प्राइवेट की, प्रोसेस डॉट env डॉट हमारा क्या था वो JWT की लिया। अब देखो ऑप्शंस ले रहा है, ऑप्शंस में हम इसमें एक फंक्शन पास कर सकते हैं, एरर और डेटा। हमने एक इसमें लास्ट में फंक्शन पास कर दिया। अब देखते हैं, इफ़ एरर है तो रिटर्न कर देना है रेस डॉट स्टेटस 401। 401 में होता है अनऑथराइज्ड, मतलब कि टोकन एक्सपायर हो गया। सेंड यू आर नॉट ऑथराइज्ड, हमने एरर भेज दिया। अगर ये एरर कुछ आता है तो, नहीं तो ये यूजुअली नल आता है। और अगर हमारा टोकन वैलिड होता है तो रिटर्न कर देंगे हम डेटा। अभी मैं रिटर्न करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो हम रिटर्न नहीं करते डायरेक्टली। एस डॉट सेंड डेटा, ठीक है। और यहाँ पर रख देते हैं स्टेटस ओके, सब काम कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि यही सा है रिस्पॉन्स, ठीक है। पहले टेस्ट करते हैं फिर मैं समझाता हूँ अच्छे से। अब देखो हमारे पास ये यूज़र आ चुका है और स्टेटस भी आ गया हमारे पास। अब ये काम कैसे कर रहा है और यही डिटेल्स क्यों आई हमारे पास।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, टोकन हमने कुकी से निकाला, jwt.verify वाला मेथड लगाया जेसन वेब टोकन से। पहले ले गए टोकन, दूसरे ले गए सीक्रेट की, तीसरा ले गए ऑप्शंस। ऑप्शंस में हमने एक फंक्शन पास किया जिसमें 2 पैरामीटर है अंदर, एरर और डेटा। पहले एरर चेक करेगा, फिर डेटा रिस्पॉन्स देगा। ऐसे याद रख सकते हैं, पहले एरर चेक करेगा, कोई एरर है नहीं है, फिर डेटा। ये सीक्वेंस यही रहना चाहिए, पहले में एरर आते दूसरे में डेटा। फिर हमने चेक किया कि अगर कोई भी एरर है तो यहाँ पे अनऑथराइज्ड एरर दे देंगे, यू आर नॉट ऑथराइज, यू आर अनऑथराइज्ड कर देते हैं। और अगर हमारा टोकन वैलिड है तो ये डेटा दे देगा। और हम टेस्ट करते हैं कि अनऑथराइज्ड वाला कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम कुकीज़ में जाते हैं, कुकीज़ उड़ा देते हैं। उड़ा दी हमने कुकीज़। अब हम गेट करेंगे तो देखो क्या होगा, यू आर अनऑथराइज्ड आ गया। अब मैं इसे कितने कोशिश कर लूँ, आगे नहीं जाने वाला। अब मैं लॉगिन करूँगा तो हमारे पास कुकी आ चुकी है, कुकी में टोकन आ गया। और माई डेटा पे जाएंगे तो डिटेल्स आ गया। ठीक है, सिंपल सा काम। और अब हम करते क्या हैं, ठीक है। तो डेटा में हमारे पास आईडी, ईमेल और आईआईटी ये क्या आया है। जब हमने इस एपीआई को बनाया था तो हमने यहाँ पर दिखाता हूँ, जब हम टोकन को साइन कर रहे थे तो उसके अंदर हमने दिया था आईडी। आईडी है मोंगोडीबी दे देता है ऑटोमेटिकली, हर एक ऑब्जेक्ट को एक यूनिक आईडी दे देता है। और ईमेल हमने सेव किया था और आईडी हमने सेव की थी। ठीक है, आईआईटी एक ऑटोमेटिक दे देता है जेडब्ल्यूटी। तो हमने आईडी और ईमेल सेव किया था, इसलिए रेस्पॉन्स में आईडी और ईमेल दे रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रैक में अंडरस्कोर आईडी से सेव कर देंगे डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी। अब ये क्या हुआ, रैक एक ऑब्जेक्ट है जो पूरे बैकएंड में हम एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम कुछ भी डॉट करके एक तरह से वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे वेरिएबल बनाते हैं ना, कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 1 2 3 कर दिया, ये एक वेरिएबल बन गया। तो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी 1 2 3, ठीक है। और अगर हमने इसको ए डॉट रैंडम करके 5 4 1 ये मतलब कुछ भी सेव कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह बन गया। अब ये जो फाइनल बनेगा, फाइनल ए इज इक्वल टू बी में जो भी था हमने सेव किया था 1 2 3। और जब हमने ये रैंडम वाली लाइन लिखी तो यहाँ पे रैंडम ये बन गया। तो सीधी बात है, ए डॉट करके जो हमने रैंडम लिखा इसमें ये डाटा आ गया, तो ये फाइनली इस तरह बन जाएगा। और हमारे पास रैक एक ऑब्जेक्ट है जो हमें बैकएंड देता है, उसके अंदर हमने अंडरस्कोर आईडी करके बना दिया। और उसमें हमने इसकी यूज़र की आईडी सेव रख ली ताकि हम आगे उसे एक्सेस कर पाए। और फिर अगर हमें आईडी मिल गई है तो हम इसे नेक्स्ट कर देंगे, मतलब सब कुछ सही है। और इसमें एक और चेक लगा सकते हैं हम, अगर टोकन ही एग्जिस्ट नहीं करता, रिटर्न कर देंगे इसमें कि रेस्टार्ट स्टेटस 401, यही सेम मैसेज। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, पहले टोकन चेक करें, टोकन नहीं है तो ऑब्वियसली अनऑथराइज्ड है। फिर जब वेरीफाई किया हमने, मान लो टोकन वो एक्सपायरी हो गया, एक्सपायरी डेट लगा रखी है हमने टोकन में, और फिर वो हमारा वेरीफाइड नहीं हो पाया, मतलब वो एक्सपायर हो गया, तो फिर अनऑथराइज फिर से ही हो गया। और अगर वो वेरीफाइड हो जाएगा तो हम इसमें रैक डॉट अंडरस्कोर आईडी में इसे सेव कर देंगे। अब वो नेक्स्ट चला गया, नेक्स्ट के बाद कहाँ पे जाएगा, माई डिटेल्स पे। अब माई डिटेल्स में आते हैं, अब इस टेस्ट डेटा को हटा देते हैं। देखो फिर वो होगा क्या, कॉन्स्ट यूज़र आईडी इज इक्वल टू रैक डॉट अंडरस्कोर आईडी। अब यहाँ पे मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ बिना पास ऑन करे, रैक के अंदर ही सब आ गए। ठीक है, अब मैं रिटर्न करूँगा, देखो रिटर्न स्टेटस यूज़र आईडी
मैसेज लगा देते ताकि पता रहे। माई कंट्रोलर आउटपुट, ठीक है। अभी क्या करेगा, यूज़र आईडी सेंड करेगा और ये मैसेज सेंड करेगा ताकि हमें पता चल जाए। तो हम इसे टेस्ट करते हैं। अब देखो यूज़र आईडी आ गया हमारे पास मोंगोडीबी वाली, और यहाँ पे ये मैसेज आ गया। अब हम यहाँ पे इस यूज़र के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो सिंपली हमें माई डिटेल्स चाहिए, हमें अब पूरा डेटा चाहिए मान लो हमें यूज़र का। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी। हमारे पास आईडी है तो इसमें मोंगोडीबी में एक फंक्शन है यूज़र आईडी सेम फाइंड। तो अगर हमें यूज़र नहीं मिलता तो हम रिटर्न कर देंगे s डॉट स्टेटस 404 डॉट सेंड विच। और अगर यूज़र मिल जाता है यूज़र, अगर हमें यूज़र मिल जाता है इससे तो यूज़र सेंड हो जाएगा सीधा, अगर नहीं मिलता तो ये एरर आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमें यूज़र मिल गया। और अगर हमारे पास यूज़र आईडी कुछ अलग ही होगी जो हमारे डेटाबेस में नहीं होगी, मान लो ये यूज़र आईडी थी हमारी, ठीक है। अभी तो सब कुछ सही है, नॉर्मली कोड है। और अगर मैं कस्टम लिख दूँ यहाँ पे 2 3 की जगह 1 2 लिख दूँ तो कैन नॉट फाइंड यूज़र आ जाएगा। तो अगर हम इसे यूज़र आईडी करते हैं नॉर्मल वापस से तो इसे यूज़र मिल जाएगा। तो हमारा एरर हैंडलिंग भी अच्छे से हो गया और हमारा डाटा भी आ रहा है। ये रहा हमारा मिडलवेयर जो हमारा डाटा हैंडल कर रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हमारी एपीआई बन चुकी है माई डिटेल्स के नाम से गेट। तो हम क्लाइंट में वापस आएंगे। अब हम होम पेज पे आते हैं। होम पेज पर आने के बाद तो हम यहाँ पे एक यूज इफेक्ट हुक लगाते हैं। पहले तो एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट गेट यूजर इज इक्वल टू मिसिंग। और फिर यहाँ पर कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट, एक्सियोस इंपोर्ट नहीं कर रहा है, कर लेते हैं मैनुअली। एक्सियोस डॉट गेट और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स वाले भी ट्रू कर लो। एक्सियोस डॉट डिफॉल्ट डॉट विद द क्रेडेंशियल इज इक्वल टू ट्रू। और यहाँ पे हम यूआरएल डालेंगे ये गेट रिक्वेस्ट है तो हमें कुछ डाटा डालने की जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्स ले लेंगे हम और इस गेट यूजर फंक्शन को हम हर बार पेज लोड करते चलेंगे तो यूज इफेक्ट में चल जाएगा हर बार होम पेज पाते। तो अगर हम देखें डॉट डेटा डॉट यूजर, अब देखो हमारे पास ये आ रहा है। और ऊपर एक और बटन ऐड करते हैं
इसमें ये प्राइमरी ऐड नहीं हो पाया। डेंजर बटन के नाम से बनाता है क्लास। और यहाँ पर इसकी क्लास में हो गया हमारे पास एक रेड बटन आ जाना चाहिए था। ओके, सेव नहीं हुआ। अब हो गया हमारे पास ये रेड बटन। अब इसमें क्या होगा, इंडर लॉगआउट के नाम से फंक्शन बनाते हैं। async फंक्शन ट्राई कैच हैंडल एरर। इतना काम तो सभी फंक्शन में करना है, ठीक है। अब लॉगआउट करना है हमें। लॉगआउट वाला फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो हम जाएंगे अवेट एक्सियोस, इस बार इम्पोर्ट हो गया। पोस्ट एक्सियोस डॉट डिफॉल्ट वाला भी सेट कर लेते हैं विद द क्रेडेंशियल्स इक्वल टू ट्रू। और लॉगआउट वाला ये रहा, कॉपी करा, पेस्ट मारा, कुछ सेंड करने की जरूरत नहीं है। सेव किया। अब देखो क्या होगा। मान लो हम अभी लॉग्ड इन है, ठीक है। लॉगआउट पे क्लिक करा, कुकी चली गई, तो यानी लॉगआउट हो गया। अब होम पेज पाएंगे, लोड करेंगे तो अनऑथराइज्ड एरर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मिडिलवेयर से आ रहा है। अब देखो फिर लोड करूँगा मैं, अनऑथराइज्ड एरर आ गया। और अगर हम लॉगिन पे जाएंगे, वापस से लॉगिन करेंगे, तो हमारा लॉगिन हो गया है। एक सेकंड, कंसोल में हम देख लेते हैं। लॉगिन हो गया, होम पेज पे जाएंगे तो कंसोल में आ गया। अब हम रीडायरेक्ट वगैरह हैंडल कर लेते हैं ताकि ये ख़त्म हो जाए। तो अभी हम लॉगिन पेज पे जाएंगे, ठीक है। अभी लॉगिन हो गया हमारा। तो हम सबसे पहले हुक इंपोर्ट कर लेते हैं, नेविगेट, यूज नेविगेट, नेविगेट होम पेज। तो लॉगिन होने के बाद ये ऑटोमेटिक होम पेज पर नेविगेट हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइन अप में करते हम साइन अप कंप्लीट होने के बाद अब इसमें इसे हम रिडायरेक्ट कर देते हैं लॉगिन पेज पर, ठीक है। और उसमें टोस्ट नहीं लगा रखा हमने लॉगिन पेज में, तो उसमें टोस्ट पे लगा देते हैं। लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो अब क्या होगा, साइन अप जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो लॉगिन पेज पे चला जाएगा, और लॉगिन पेज पे जब सक्सेस हो जाएगा लॉगिन, तो ये होम पेज पे चला जाएगा। और होम पेज पे आने के बाद इसमें डिटेल रेंडर हो जानी चाहिए। तो इसमें एक चीज़ करते हैं, ओके। तो इसमें एक वेरिएबल बना देते हैं, इज एरर, इस लॉग्ड इन के नाम से बना देते हैं, सेट लॉग्ड इन न्यू स्टेट। डिफ़ॉल्ट स्टेट होगी इसकी फॉल्स। और इसका कॉन्स्ट एक और बना देते हैं, यूज़र डेटा सेट यूज़र डेटा यूज स्टेट। यूज़र डेटा डिफ़ॉल्ट बनेगा नल, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये होम पेज पे रिलोड करेगा ये वाला फंक्शन, तो आएगा सेट यूज़र डेटा, और ये वाला यूज़र डेटा सेट कर देगा।
हो गया। अब अगर एरर आता है तो इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तेको। एरर डॉट रिस्पॉन्स, पहले एरर ही प्रिंट करते हैं, इसको हटाते हैं फिलहाल। अब मैं एरर प्रिंट करता हूँ, तो एरर कैसे लें? इसके लिए हम लॉग आउट करके होम पेज पे लोड कर देते हैं, आराम से एरर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास एरर प्रिंट हो गया, इतना लंबा चौड़ा सा। अब इसमें हम जाएंगे अंदर और यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस, ठीक है। अभी प्रिंट करेंगे हम, लोड करा। अब देखो 401 जो हमने भेजा था अनऑथराइज्ड वाला मिडिलवेयर से, ये वाला एरर, कुकी नहीं है तो ये 401 आएगा, ठीक। तो अगर हम होम पेज पे ये रहा, तो अगर इफ एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 है तो दैट इस लॉग्ड इन को हम फॉल्स कर देंगे। इसे बाहर ही रहने दो क्योंकि ये रिटर्न नहीं करता, तो चलेगा चलेगा वो, ठीक है। तो अब हम करते हैं यहाँ पर रेंडरिंग एक्चुअल कंपोनेंट की। इस लॉग्ड इन है अगर, तो यहाँ पे प्री टैग लगाते हैं। प्री टैग में क्या होता है कि जो भी डिटेल होती है वो चुकतू आती है, या फिर प्री टैग की जगह इसमें हम फिलहाल यूज़र नेम रेंडर कर देते हैं, वो ज़्यादा भी ईजी रहेगा। यूज़र डेटा डॉट यूज़र नेम आएगा, और अगर इस लॉग्ड इन है तो यूज़र डेटा हमें यहाँ पे प्रिंट कर देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे यू आर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर लगा दें मैंने। अगर इस लॉग्ड इन है तो यहाँ पे इसका डेटा दिखा देगा, और अभी हमने यहाँ पे ट्रू नहीं करा, तो अगर इसे रिस्पॉन्स मिल जाता है तो यहाँ पे सेट करना पड़ेगा लॉग्ड इन ट्रू। ट्रू करने के बाद वो डेटा सेट करेगा, डेटा सेट करने के बाद वो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे यूज़र नेम रेंडर हो जाना चाहिए। इसको एक बार टेस्ट करते फिर मैं अच्छे से बताता हूँ। अब देखो हमारे पास कुकी नहीं है और यहाँ पे आ गया यू आर नॉट लॉग्ड इन। लॉगिन पेज पे गए, लॉगिन किया, अब देखो यहाँ यूज़र नेम आ गया लॉग्ड इन सक्सेसफुली के साथ। और अगर मैं लॉग आउट करूँगा तो यहाँ पे स्टेट अपडेट नहीं हुई क्योंकि हमने रिडक्स में नहीं कर रखा है, और ना ही हमने इस पर बेसिकली हमने इसे डिपेंडेंसी एरर नहीं लेकर रखी है, इसलिए यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। इसको हम आराम से रिडक्स से ठीक कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। अगर मैं लोड करूँगा तो देखो यहाँ पे नहीं आया है। लॉगिन पे गया मैं वापस से, और अगर मैं रखूँगा करूँगा तो आ जाएगा। अगर मैं रिलोड भी करूँगा तब भी आ जाएगा। यहाँ पे देखो वो पहले डेटा लोड करता है फिर कुकीज़ से वो डेटा सेंड कर देता है। तो हमारे ये भी काम कर रहा है। साइन अप पेज पे गए, अगर हम मान लो हमने कुछ बनाया टेस्ट यूज़र 2 एट टेस्ट यूज़र 2 बनाते हैं, टेस्ट यूज़र 2 @gmail.com 1 2 3 4 5 6 साइन अप किया, सेव कर दिया हमने, यूज़र क्रिएटेड हो गया। test2 था, लॉगिन किया, लॉगिन हो गया। अब हमारा टेस्ट यूज़र 2 भी आ गया। रिलोड करेंगे तब भी हमारा डेटा लोड हो रहा है। लॉग आउट करेंगे तो हमारा लॉग आउट हो चुका है वैसे नेटवर्क में देखें तो, और यहाँ पे यू आर नॉट लॉग्ड इन आ गया। और जब हमने एप्लीकेशन ही कंप्लीट कर लिया तो हम इसे गिट पे पुश भी कर देते हैं।
तो हम उस पर जाएंगे। git status git add dot git commit -m with the auth in react git push। तो हमारा कमिट भी हो चुका है। तो इस तरह से हम साइन अप API फ्रंट एंड के साथ रिएक्ट में जोड़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।